नमस्कार साथियों, आज हम पर्यावरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, पौधों को मिट्टी से बांधे रखता है या बांधे रखती है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जो पौधे को मिट्टी से बांधे रखती है, पौधे को मिट्टी से जुड़े रखती है, जिसको जकड़कर पौधा खड़ा रहता है। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है? तना, पत्ती, जड़ या फूल? तो एक सामान्य सी बात है, इनमें से सबसे अधिक मिट्टी के संपर्क में कौन होता है? तो सबसे अधिक मिट्टी के संपर्क में होती है जड़। जड़ ही एक वो हिस्सा होता है जो पौधे को मिट्टी से बांधे रखती है। तना तो उसको आधार प्रदान करने का कार्य करता है, आधार प्रदान करता है तना। पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और फूल उसका एक अंतिम उत्पाद होता है। तो पौधे को मिट्टी से बांधे कौन रखता है? जड़ बांधे रखती है पौधे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जड़। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि लगते हैं। किस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं? जड़ पर, तना पर, जड़ तथा तना दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अगर दोनों ऑप्शन दिख जाए, ए और बी दोनों, तो तुरंत आंख बंद करके लगाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले प्रश्न को समझो कि दोनों ऑप्शन में दिया क्या है। शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि किस पे लगती हैं? ये सब तने पे लगती हैं, ना कि जड़ में कभी शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल नहीं आते। किस में आती है? तने में आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तना। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का प्रजनन भाग है, पौधे का ऐसा हिस्सा जहां से पौधा प्रजनन करता है, कौन सा है पौधे का प्रजनन भाग? फूल, तना, जड़, पत्ती? कहां से पौधे का प्रजनन होता है? तो आप बताएं। इसका सही उत्तर होगा फूल। फूल एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से पौधे का जननांग होता है या प्रजनन होता है। पुंकेसर, स्त्री केसर सब आपने पढ़े होंगे। तो पौधे का जो प्रजनन भाग होता है वो होता है फूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः बीज के अंदर होते हैं, सामान्यतः बीज खाली स्थान के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बीज? फल के अंदर, पत्ती के अंदर, तने के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? आप बताएं बीज किसके अंदर होते हैं? तो बीज होते हैं फल के अंदर, बीज पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, फल। फल के अंतर्गत बीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन करता है, कौन करता है भाई भोजन का पाचन? जरा देखें। हृदय, वृक्क, आमाशय और फेफड़े। तो हम सभी जानते हैं हृदय तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। वृक्क यानी जो किडनी होती है, किडनी को कहा जाता है हिंदी में वृक्क, रीनल कहती है इसको, गुर्दा भी कहती है। तो ये जो किडनी होती है ये रक्त को छानने का कार्य करती है। आमाशय में भोजन पहुंचता है, यहाँ से भोजन पचता है। भोजन का पाचन आमाशय में होता है। और फेफड़े वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, O2 और CO2 का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राकृतिक परिवर्तन कौन सा है? जरा बताएं, इन चारों ऑप्शन में से प्राकृतिक परिवर्तन कौन सा है? पहला ऑप्शन है बांध व नहरों का निर्माण, हरियाली छाना, कल कारखाने और वृक्षों का कटना। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो अपने आप डेवलप हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्राकृतिक परिवर्तन है? बांध और नहरों का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है। कल कारखानों का विकास मनुष्य के द्वारा किया गया है, ये प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है। वृक्षों का कटना, वृक्षों को जब काटा जाता है तो मनुष्य के द्वारा काटा जाता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये जो हरियाली छाना है, हरियाली स्वतः छाती है, अपने आप छाती है, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हरियाली छाना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है,
कौन सा है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य? तो आपको बताना है ऐसा राज्य जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ हो। मध्य प्रदेश की सीमा से इनमें से कौन सा राज्य लगा है? तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है राजस्थान। राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से डायरेक्टली जुड़ती है। असम, केरल, पंजाब, इन तीनों की सीमा मध्य प्रदेश से डायरेक्टली नहीं जुड़ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से संभाग है, इनमें से कौन सा संभाग है? तो जो मध्य प्रदेश के वासी है वो जानते होंगे इनमें से कौन सा संभाग है। देवास, गुना और रायसेन ये तीनों एक जिले हैं, लेकिन चंबल एक संभाग है जिसके अंतर्गत भिंड, मुरैना ये पूरा क्षेत्र अपना इसके अंतर्गत आता है। चंबल एक संभाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंबल। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको ये बताना है इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकृति ने हमें नहीं दी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जल किसने दिया? प्रकृति ने। जंगल किसने दिए? प्रकृति ने। मिट्टी किसने दी? प्रकृति ने। क्या कागज प्रकृति ने दिया है? नहीं, प्रकृति ने तो वृक्ष दिए थे, मनुष्य ने उसमें से कागज बनाया है। तो कागज प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कागज। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस या फिर ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। ग्रीस, ऑयल ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली उत्पन्न होती है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है भाई? कोयले से, जंगल से, मिट्टी से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ जो ताप विद्युत केंद्रों में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है वो बिजली का उत्पादन होता है कोयले से। कोयले के आधार पर हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है? कोयले से उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोयले से। अगला प्रश्न है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, कम खर्च में भोजन पकाने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, किस चीज का उपयोग करना चाहिए कम खर्च में भोजन पकाने के लिए? गैस का, लकड़ी का, केरोसिन का या सोलर कुकर? तो कम खर्च में भोजन को पकाने के लिए आप बताएं इसमें से हमें किस चीज का उपयोग करना चाहिए? गैस का, लकड़ी का, केरोसिन का या सोलर कुकर का? गैस खर्चा होता है, लकड़ी में खर्चा होता है, केरोसिन में खर्चा होता है, लेकिन सोलर कुकर में कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री की जुगाड़ है। आप तो केवल एक बार आपका डिब्बा बनाने में जरूर खर्चा हुआ, उसके बाद तो आप उसे धूप में रख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो कार्य करता है। तो कम खर्च में भोजन पकाने में हमें क्या उपयोग करना चाहिए? तो सोलर कुकर हमें इसके अंतर्गत उपयोग करना चाहिए। और इससे सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार के प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है, कोई प्रदूषण इसके माध्यम से नहीं होता। तो सही उत्तर हो जाएगा सोलर कुकर। अगला प्रश्न है, कृषि की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, यदि कोई आप कृषि करते हो उस कृषि की सफलता सबसे अधिक किस पर निर्भर करेगी? जो कृषि की फर्टिलिटी है, बीजों की फर्टिलिटी है, कृषि की सफलता है, वो किस पर निर्भर करेगी? तो जरा देखें, कृषि के यंत्रों पर, अच्छी मिट्टी पर, खाद पर, रोगनाशी दवाओं पर। अब हम इसमें से ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन लगभग चारों सत्य हैं इसमें, लेकिन आपको सबसे मजबूत ऑप्शन उठाना है। सबसे मजबूत ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो आप जरा बताएं, कृषि की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? तो जो कृषि की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है वो करती है अच्छी मिट्टी पर। मिट्टी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कृषि की सफलता के लिए। अच्छी मिट्टी पर कृषि की सफलता निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अच्छी मिट्टी पर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? ग्रीन हाउस गैस। तो जरा बताएं, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
CO2 ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि प्रश्न आए कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंतर्गत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, CFC वायुमंडल में कितने वर्षों तक बनी रहती है? CFC जैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये जो CFC गैस है ये AC, फ्रीज और बहुत सी चीजें हैं जिनसे निकलती है। तो CFC जो वायुमंडल में एक बार रिलीज हो जाए, तो एक बार रिलीज होने के बाद ये लगभग 60 से 130 वर्ष तक वायुमंडल में बनी रहती है। जो CFC गैस होती है ये 60 से 130 वर्ष तक वायुमंडल में बनी रहती है और वायुमंडल में लगातार ओजोन परत का क्षरण करती रहती है। इसीलिए ये जो CFC गैस है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 से 130 वर्ष। अगला प्रश्न है, ओजोन की ऊष्मा धारण क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कितने गुना ज्यादा है? ओजोन की जो ऊष्मा को धारण करने की क्षमता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से कितने गुना ज्यादा होती है? तो ओजोन की ऊष्मा धारण की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 2000 गुना ज्यादा होती है। 2000 गुना इसकी मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कोयले के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यदि हम ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना चाहते हैं तो कोयले के स्थान पर हम इनमें से किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, बायोगैस का या इन सभी चीजों का? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये सभी चीजें प्रकृति में प्रदूषण न के बराबर लाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए हम इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओजोन की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा होती है ये वायुमंडल में पाई जाती है समताप मंडल में, और समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसको हम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण होता है, किसके कारण जल प्रदूषण होता है? औद्योगिक बहिस्राव के द्वारा, सही बात है, उद्योगों से निकलने वाले कचरे के द्वारा, अपमार्जकों के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है, ये बात भी सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषणों के द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा भी जल का प्रदूषण होता है, ये बात भी सत्य है। जब ये तीनों ऑप्शन सत्य हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन सभी चीजों के द्वारा जल प्रदूषण होता है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल से मानव को होने वाली बीमारी है। यदि कोई मनुष्य प्रदूषित जल पीता है तो प्रदूषित जल पीने से मानव में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? टाइफाइड, डायरिया, पीलिया या उपर्युक्त सभी? तो मनुष्य यदि प्रदूषित जल पीता है तो मनुष्य को टाइफाइड, डायरिया, पीलिया ये सब बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मित्रों, इस प्रकार हमने पर्यावरण की इस वीडियो का अभ्यास किया। यदि आपको ये वीडियो